आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, कोई भी जब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करता हूँ तो उसकी एनालिसिस ज़रूर करता हूँ और आप लोगों को ये लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन को सही में अपने खून में उतारना है, अगर आपको सही में उसको सीखना है और समझना है कि एक्चुअल में था क्या, अगर आपने मेरे पुराने सारे लेक्चर करे हैं, तो उन सब का निचोड़ मैं इस लेक्चर में एनालिसिस करूँगा और आपको बताऊँगा कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है वोल्टेज रेगुलेशन जानते समय। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? ऐसा क्यों? इसको भी समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली अ, अगर हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की, तो बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है। एक तो वोल्टेज रेगुलेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर वोल्टेज रेगुलेशन आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? और दोनों ही चीज़ें, ठीक है, ये क्या है? अनफ़ेवरेबल हैं, फ़ेवरेबल हैं, ठीक है? यानी कि ये हमारे लिए फ़ेवरेबल नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी अच्छी चीज़ में नहीं काउंट हो सकता, वो हमेशा एक गंदी चीज़ में ही काउंट होगा, एक बुरी चीज़ में काउंट होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है, वोल्टेज रेगुलेशन को हमेशा एक नेगेटिव नज़र से देखना है, कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पीछे से 220 वोल्ट आ रहा था नो लोड पे, तो जैसे ही आप क्या करोगे लोडिंग करोगे, आपने जैसे ही लोडिंग करी तो ये 220 का जो वोल्टेज होगा वो 180 वोल्ट में कन्वर्ट होके रह जाएगा, ठीक है? यानी कि आउटपुट में 180 वोल्ट मिलेगा। वहीं पे अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है, तो ऐसे केस में अगर पीछे से यानी कि नो लोड कंडीशन में अगर 220 वोल्ट आ रहा था, तो जैसे ही आप लोड अप्लाई करोगे तो अल्टरनेटर पे, तो ये जो 220 वोल्ट था ये 260 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है? 260 वोल्ट हो जाएगा। नाउ अगर ध्यान दें तो ना ही ये हमारे लिए फेवरेबल है और ना ही ये चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है। यानी कि ना तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी बात होती है और ना ही नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी बात होती है। टैगलाइन आपको क्या याद रखनी है कि जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जितना कम, बहुत ध्यान से समझना, जितना कम उतना अच्छा, उतना अच्छा। ओके, ये तुम्हें टैगलाइन हमेशा याद रखनी है अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन को अपने दिमाग में बसाना चाहते हैं तो याद रखें, जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतना अच्छा होगा। 0 होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये आइडियल केसेस में होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्लाइटली लीडिंग कैपेसिटिव लोड के केस में ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहले खास बात क्या याद रखनी है कि जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन उतना अच्छा। क्लियर हो गया यहाँ पे? और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में एक जो और खास चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली बताता क्या है, तो ये आपके क्या करता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। डिफ्लेक्शन को शो कर सकता है और मैं कह सकता हूँ फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। फ्लक्चुएशंस कब? जब हम लोग फ्लक्चुएशन कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम नॉमिनल वोल्टेजेस। नॉमिनल वोल्टेज मतलब क्या हुआ, रेटेड वोल्टेज कह सकता हूँ यहाँ पे। नॉमिनल की जगह आप रेटेड भी लिख सकते हो कि रेटेड वोल्टेज से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है या कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है डाउन फ्लक्चुएशंस होंगे और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अपवर्ड फ्लक्चुएशन होंगे। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या बताता है कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है या कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है नॉर्मल वोल्टेज से, रेटेड वोल्टेज से, ठीक? पॉजिटिव का मतलब हो गया कि कितना डाउन फ्लक्चुएशन होगा, पॉजिटिव का मतलब वोल्टेज डाउन होगा, ठीक है? और नेगेटिव का मतलब वोल्टेज अप होगा। कितना डाउन होगा कितना अप होगा ये डिपेंड करेगा वोल्टेज रेगुलेशन के मैग्नीट्यूड पे, ठीक? तो पहला पॉइंट आई होप से समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन खराब चीज है पर फिर भी फेवरेबल है। इसको, ये बड़ा गहरा पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पीछे आपने स्लाइड में देखा। इसको जरा समझने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी, उस कहानी को समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम पावर सिस्टम को ध्यान से देखो, आपने रास्ते में देखा होगा तो आपको कुछ इस तरीके के टावर दिखते होंगे, ठीक है? और ये उनके आर्म होते होंगे, ठीक है? ये टावर है एक, थोड़ी दूर पे एक टावर और लगा होता होगा। जब आप अपनी गाड़ी से, कार से जा रहे होते होंगे तो आपको इस तरीके के टावर्स दिखते होंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ डिस्क लटकी रहती हैं, ठीक है? सेम यहाँ पे भी ऐसे ही यहाँ पे इससे अटैच होती हैं और यहाँ पे एक कंडक्टर जो होता है ये इस तरीके से कंडक्टर पास कर रहा होता है। ये यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ की सप्लाई जा रही होती है और ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये आपस में एक जंपर के थ्रू जुड़े होते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये टावर है, टावर को मैं थोड़ा शेड कर दे रहा हूँ, इस तरीके से शेडेड होता है। क्लियर? अब क्या होता है, ये होता है पर्टिकुलर ग्राउंड, यानी कि ये जो चीज़ होती है ये ग्राउंड हो गई और ये जो चीज़ होती है ये भी ग्राउंड हो गई, ठीक है? नाउ
अब हमारी पिक्चर को हम शुरू करते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से आपको मैं चीज़ें बताने की कोशिश करूँ और समझाने की, तो देखो ये चीज़ है कंडक्टर, दिस इज़ कंडक्टर, ठीक है? और जो टॉवर होते हैं ये भी स्टील के बने होते हैं, तो ये भी कंडक्टर, ठीक है? इसी तरीके से अब यहाँ भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये आर्म्स भी कंडक्टर हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ से जो कंडक्टर ये आ रहा होता है, इसके अंदर से करंट आ रहा होता है, मान लेते हैं ये जा रहा है, फिर ये इस जंपर के थ्रू जाएगा एंड देन यहाँ से आगे निकल जाएगा। तो काम क्या होता है, देखो आपको जो सपोर्ट देना होता है वो आप कंडक्टर यानी कि टॉवर, एक स्टील का टॉवर होता है, क्योंकि वो मजबूत होता है इसलिए हम लोग उससे सपोर्ट देते हैं। आपने सपोर्ट दे दिया स्टील के टॉवर से, तो जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये जो मैंने आपको डिस्क बताई है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर्स, दीज आर इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि कंडक्टर को टॉवर से सेपरेट रखना। यानी कि देखो आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए स्टील का ही टॉवर चाहिए, क्योंकि वो मजबूत होगा, और कंडक्टर भी स्टील क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को सपोर्ट देना है, पर हम उसे टच नहीं कर सकते। रीजन क्या होता है, अगर मान लो आपने टच कर दिया, डायरेक्ट टॉवर में जोड़ दिया, तो सारा करंट क्या होगा, बाईपास हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ये टॉवर है और इसके अंदर मैंने क्या करा, डायरेक्टली यहाँ से कंडक्टर को इससे अटैच कर दिया ऐसे, तो करंट क्या होगा, यहाँ से बाईपास होकर ग्राउंड में चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फॉल्ट हो जाएगा और आग लग जाएगी, या कह सकते हैं डैमेज हो जाएगा, कंडक्टर अर्थ पे टूट गिर जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एलजी फॉल्ट भी नाम से होता है। अगर आपने पावर सिस्टम पढ़ी हो या आने वाले समय में पढ़ोगे, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एलजी फॉल्ट, जिसमें क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि कंडक्टर जो होता है वो ग्राउंड से टच हो जाता है। ठीक, तो देखो ये क्या है, ये ग्राउंड है और ये पूरा कंडक्टर है टॉवर भी, तो ये भी ग्राउंड की तरह वर्क कर रहा है। तो अगर ये कंडक्टर जो है ये इससे टच ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर बना के रखते हैं। इंसुलेटर क्या करते हैं, बिल्कुल एक सेपरेशन का काम करते हैं, जिससे कि कंडक्टर को पकड़ते तो हैं पर कंडक्टर को टच नहीं करने देते उससे, कंडक्टर से, यानी कि टॉवर से टच नहीं करने देते। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये बेसिक सा कहानी आपको आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की ताकत कहाँ से आती है, यानी कि इंसुलेटर की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स, इनका क्या होता है, ये इंसुलेटर का जो डिजाइन होता है, इंसुलेटर का जो डिजाइन है, ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, दुनिया का कोई भी इंसुलेटर लोगे, उसकी जो रेटिंग मिलेगी वो वोल्टेज रेटिंग पे मिलता है। देखो ये चीज मैंने अपने क्लास में बताई है कई बार, आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। कभी भी मार्केट से अगर कंडक्टर खरीदने जाओगे, कंडक्टर, तो वो हमेशा करंट रेटिंग पे खरीदोगे, करंट रेटिंग पे, क्योंकि कंडक्टर की जो मार्केटिंग होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेटिंग होती है, यानी कि 1 एम्पेयर का वायर दे दो, 0.5 एम्पेयर का वायर दे दो। लेकिन जो इंसुलेटर की जो परचेजिंग होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग होती है, यानी कि कितने वोल्ट के लिए तुम्हें इंसुलेटर चाहिए, कितने वोल्ट का कंडक्टर तुम्हें होल्ड करना है विदाउट ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इंसुलेटर का जो डिजाइन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज, और वी कैन से डेट वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करता है जिसको इंसुलेटर पकड़ा हुआ है। नाउ अगर मान के चलते हैं ये जो तुम्हारा वायर है इसका वोल्टेज है वी सप्लाई, ठीक है, और ये जो तुमने इंसुलेटर लिए हैं इनकी जो रेटिंग है उसको क्या देते हैं, वी रेटिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। नाउ अगर हम एक केस की बात करते हैं, अगर हमारी वी सप्लाई जो है वो लेस देन वी रेटिंग है, यानी कि जितने के लिए तुमने इंसुलेटर लगाए हैं वहां पे उससे कम वोल्टेज आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि गुड ऑपरेशन, गुड ऑपरेशन चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी किसी तरीके का फॉल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर तुम्हारी जो वी सप्लाई आ रही है, यानी कि सप्लाई कंडक्टर का जो वोल्टेज है वो अगर बढ़ गया, रेटिंग वोल्टेज यानी कि इंसुलेटर के वोल्टेज जो रेटिंग थी उससे ज्यादा अगर तुमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन, इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब जो इंसुलेटर होता है अगर ब्रेक डाउन हो गया तो इंसुलेटर क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाता है कंडक्टर में, इंसुलेटर जो होगा वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक बार इंसुलेटर कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया तो इससे क्या होता है, इससे सारा करंट जो होगा बाईपास हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, इंसुलेटर क्या करेगा, बाईपास कर देगा ऑल करंट, यानी कि सारा करंट ये बाईपास कर देगा, और हम कह सकते हैं एलजी फॉल्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखो क्या होगा कि ये जो मैंने बताया यहाँ पे आपको, देखो अब क्या हुआ, अगर मान लेते इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो गया तो ये कंडक्टर हो गया, अगर कंडक्टर हो गया तो अब की जो करंट आएगी, यहां से ले लेते हैं, अब ये जो करंट आएगी इस तरीके से ये फ्लो होती हुई, ये इस जंपर वायर से ना जाके, या क्योंकि भाई ये यहाँ पे जब ये इंसुलेटर जो होगा वो कंडक्टर बन जाएगा तो इसके अंदर एंटर कर जाएगी करंट, तो यहाँ से एंटर करेगी,
टॉवर में जाके ये ग्राउंड में एंटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो पहले जो करंट आ रही थी वाया जंपर जा रही थी, रीजन क्या था? ये इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा था और उसके पीछे कारण क्या था कि जो रेटिंग थी इंसुलेटर की, वोल्टेज रेटिंग, वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसे केस में इंसुलेटर अपना इंसुलेटर तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर सप्लाई वोल्टेज ज्यादा हो गया, यानी कि अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो गई, तो ऐसे में ये क्या होगा? इंसुलेटर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाउ अब ये इंसुलेटर थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए? कंडक्टर में। और एक बार कंडक्टर में कन्वर्ट हो गए तो करंट जंपर के थ्रू क्यों जाएगा? करंट क्या करेगा? इन इंसुलेटर के थ्रू होते हुए ग्राउंड में एंटर कर जाएगा और सारा का सारा करंट जो होगा वो ऐसे ग्राउंड में एंटर कर जाएगा। और हमें क्या लगेगा? कंडक्टर हमारा ग्राउंड से टच हो गया है, तो इसे हम कहेंगे एलजी फॉल्ट हो गया है। ठीक है, इस तरीके का फॉल्ट भी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। ठीक, तो बात समझ में आ रही? तो इसको हम लोग एक फॉल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। लाइन टू ग्राउंड, यानी कि हमारी लाइन जो थी वो ग्राउंड से टच कर गई, क्योंकि टॉवर ग्राउंड से अटैच है, तो ग्राउंड जो है और टॉवर एक ही तरह वर्क करेंगे, दोनों जीरो पोटेंशियल पे वर्क करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉल्ट। तो अब ये कब होता है? अगर हम बात करते हैं, अगर अपने अल्टरनेटर की बात करें, तो ये कब होगा भाई? तो इसके लिए हमारा सप्लाई वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए रेटिंग से, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़नी चाहिए। और वोल्टेज कब बढ़ेगा? तो ये तुम्हारा इसकी जो कंडीशन होती है ऐसा होने के लिए, वो कब होती है? वो होती है आपकी निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। यानी कि अगर कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका इस तरीके के फॉल्ट आपके सामने नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम कहते हैं निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अनडिजायरेबल है। यानी कि पॉजिटिव गंदा तो है पर ठीक है, काम चल जाएगा उससे, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट रहता है, तो मैंने क्या करा? अपने जो इंसुलेटर मार्केट से खरीद के लाया, वो मैं मार्केट से खरीद के लाया 240 वोल्ट, 20 वोल्टेज का मैंने मार्जिन रखा। नाउ अब अगर हमने लोड लगाया कैपेसिटिव लोड, ठीक है, हमने क्या लगा दिया? कैपेसिटिव लोड लगाया। कैपेसिटिव लोड लगने से क्या होगा? वोल्टेज राइज अप कर जाएगा। वोल्टेज राइज अप करेगा तो 220 वोल्ट जो है वो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब पॉजिटिव राइज अप करेगा। और पॉजिटिव राइज अप करने का मतलब क्या होगा? मान के चलते हैं 260 वोल्ट हो गया। अब ये जो 260 वोल्ट हुआ, अब देखो इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो पहले ये ज्यादा था, तो ऐसे केस में गुड ऑपरेशन, ये वाला कंडीशन थी। लेकिन जैसे ही 260 वोल्ट हुआ तो ये क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया 240 वोल्ट से, और ऐसे केस में क्या होगा? ब्रेक डाउन, इंसुलेटर जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा और सारा का सारा करंट जो होगा वो बाईपास हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए किसी भी तरीके से, दुनिया का कोई भी तरीका आप अपना लो, लेकिन आपको ध्यान ये रखनी है कि किसी भी कंडीशन में निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। इट इज मतलब हाईली अनडिजायरेबल। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? आप जीरो तक ले जाओ वो चलेगा, लेकिन निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही गलत चीज मानी जाती है। तो पावर सिस्टम वाले हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हो जाए, वरना क्या होगा? पावर सिस्टम जो होगा उसको अनस्टेबल होने का खतरा हो जाएगा, एलजी फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? और आपको पता होगा एक बार अगर इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो गया तो बेकार हो गया, फिर तुम्हें नया इंसुलेटर लगाना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में अगर आप गए हो तो कौन सा अल्टरनेटर खरीद के लाओगे। मान लेते हैं आप दुकान पे गए और आपके पास 3 अल्टरनेटर उसने ऑप्शन रखे। एक ए कैटेगरी का अल्टरनेटर है जिसके अंदर अगर उसकी बात करी जाए तो सेम लोड अप्लाई करने पे उसका वोल्टेज रेगुलेशन जो है उसने दिखाया कि आपका 1% का वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है। एक दूसरा अल्टरनेटर है मार्केट में, उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना है? वो आपका 2% का है। और एक तीसरा अल्टरनेटर है जिसका आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन जो शो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 3% का वोल्टेज रेगुलेशन शो कर रहा है सेम लोड अप्लाई करने पे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आप मार्केट से कौन सा अल्टरनेटर खरीद के लाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस चीज का आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट देख के आंसर बताऊं, तो मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा एक गलत चीज है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन आपका हमेशा मिनिमम होना चाहिए। तो यहां से डायरेक्ट आंसर आप ए मार सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं कि क्यों हम ए लगा रहे हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर वोल्टेज रेगुलेटर ए वाला अल्टरनेटर खरीदोगे तो इसका क्या मतलब हुआ? 1%। इसका मतलब हुआ 1% का वोल्टेज डिप होगा जब तुम क्या करोगे? नो लोड से लोड, फुल लोड पे अपलोड करोगे, फुल लोड लगाओगे अल्टरनेटर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 200 वोल्ट अल्टरनेटर बना रहा है नो लोड पे और ए वाला अल्टरनेटर तुमने खरीदा है, तो जब इसकी फुल लोडिंग करोगे तो ऐसे केस में वोल्टेज कितना रह जाएगा? 198 वोल्ट रह जाएगा। 1% का मतलब 1% का यहाँ पे कितना मतलब हुआ? 2 वोल्ट का ड्रॉप। ठीक है, बात समझ में आ गई? 200 वोल्ट का केवल 198 वोल्ट ही आपको आउटपुट में मिलेगा। नाउ बात कर लेते हैं बी वाले की। अगर इसको हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, इसका मतलब हो गया 2% का वोल्टेज डिप मिलेगा, वोल्ट डिप। क्लियर? 2% का वोल्टेज डिप मिलेगा। अब 2% का वोल्टेज डिप का मतलब क्या हुआ? कि जब तुम नो लोड से फुल लोड जा रहे हो, ऐसे केस में
तो तुम्हें जो अल्टरनेटर है उसका वोल्टेज में कितना 2% का ड्रॉप आ रहा है। 2% मतलब 200 वोल्ट को अगर तुमने नो लोड पे बन रहा है तो फुल लोड पे कितना मिलेगा, 196 वोल्ट मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो 2% का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस अगर बात करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन 3% का क्या मतलब हुआ, 3% का वोल्टेज डिप मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि नो लोड से फुल लोड जाओगे तो उसमें वोल्टेज 3% का ड्रॉप होगा। यानी कि 200 वोल्ट अगर तुम मार्केट से बना रहा है अल्टरनेटर सी वाला नो लोड पे, तो फुल लोड कितना मिलेगा तुम्हें, 194 वोल्ट मिलेगा। आई होप जी समझ में आ रही होगी, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो यानी कि अगर आपने तीनों अल्टरनेटर खरीदे हैं तो आपके सामने ये चीज क्लियर है कि जो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा बेकार अल्टरनेटर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। यानी कि ये हो गया सबसे पुअर अल्टरनेटर, और सबसे अच्छा अल्टरनेटर हुआ ये वाला हुआ। ठीक, तो याद रखना वोल्टेज रेगुलेशन 3 वाले पे टिक मत लगा देना कि वैल्यू ज्यादा है, अच्छा 3 बड़ा है एक से तो हम 3 वाला खरीद लेते हैं। नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा हमेशा नेगेटिव की तरह वर्क करता है, क्योंकि एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो जितनी कम हो उतना अच्छा। समझ में आ रहा है? जो मैंने शुरुआत में बताया था, जितना कम उतना अच्छा अल्टरनेटर। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना सबसे कम किसमें, इसमें, इसीलिए हम ये वाला अल्टरनेटर मार्केट से परचेज करेंगे। आई होप दिस क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, पुराने लेक्चर आपको याद होगा, जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन बताई थी, और हमने वहां पे देखा था कि जो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा था, यानी कि अगर हम बात करें मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, तो वो आपने देखा था कि कब मिल रहा था, जब आपका क्लोज टू यूपीएफ लोड था, यूनिटी पावर फैक्टर लोड था, और स्लाइटली कैपेसिटिव। ये बात हमने पुराने लेक्चर में सीखी थी। दूसरा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिल रहा था, तो मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा था जब हमारा लोड जो होगा वो क्लोज टू ZPF लोड होगा। ZPF यानी कि जीरो पावर फैक्टर, और लैगिंग और लीडिंग कोई भी हो सकता है। अगर लैगिंग लोड ले लोगे तो आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव में मिलेगा, और लीडिंग ले लोगे क्लोज टू ZPF तो आपको निगेटिव में मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर हो गया? और क्योंकि वैल्यू आपको याद होगा, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.17 आई थी। अप्रोक्सीमेट याद होगा आपको, पावर फैक्टर की जो वैल्यू निकल के आई थी वो 0.17 आई थी फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं इसके ऊपर एक कर्व आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कर्व है। ठीक है, इस कर्व के अंदर हम लोग देखेंगे यही जो हमने अभी सीखा है पुराने लेक्चर्स में, उसी का बस मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। तो ये दो एक्सिस ले लेता हूं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस कर्व को बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि आपको ये कर्व जो बना रहा हूँ ये मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की जो कंडीशन वाला लेक्चर था उसी से इंस्पायर है। ठीक, तो इसको ले लो, ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेशन, एंड ये जो नीचे वाला हो गया ये ले लेते हैं पावर फैक्टर। ओके, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा पावर फैक्टर, और ये हो गया ये वाली साइड जो है ये लैगिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, लैगिंग लोड को। ठीक है, ये पूरी साइड जो है यानी कि ये पर्टिकुलर पार्ट और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो लीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ गई बात ये? अब देखो शुरू करते हैं। तो देखो अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है, ये वाला जो पॉइंट है ये यूनिटी, हम यहाँ लिख देता हूं मैं यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी, ये 1 हो गई, और यहाँ से दूर जाते जाएंगे तो ये हो गई तुम्हारी इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे हो गई 0, और ये हो गया तुम्हारा ZPF लैगिंग लोड, और ये हो गया तुम्हारा ZPF लीडिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब कर्व ड्रॉ करते हैं। तो मैंने देखा था कि अगर आपको याद होगा पुराने लेक्चर में हमने निकाला था कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी वो ZPF 0.17 आई थी, तो 0 से करीब होगा 0.17 मान लेते हैं, ये हो गया। तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 0.17। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी 0 के पास होगा 0.17, ये लीडिंग हो गया वो लैगिंग हो गया, तो इसमें ये बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ तो कर्व जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन करेगा, तो यहाँ से आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा डिप आ जाएगा, और पीछे बढ़ोगे तब भी डिप आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें ये मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी, आगे बढ़ेंगे तो भी डिप है और पीछे भी डिप है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे डिप करेंगे और इसको कर्व को ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है,
ये जीरो कहाँ पे होगा, जीरो तुम्हारा होगा यूनिटी पावर फैक्टर पे पॉजिटिव मिलता है। आपको याद होगा मैंने आपको वोल्टेज रेगुलेशन का जो कर्व बताया था, आपने उसमें सीखा होगा कि मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि वहां पे हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एक मिनट वेट, हमने वहां पे थोड़ा सा इसको और सही से बना देता हूं, ये कर्व कुछ इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। देखो आपको याद होगा मैंने ये चीज आपको पुराने लेक्चर्स में पढ़ाई है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिलता है। जो हम लोग का कंसेप्शन, जो दिक्कत होती है, जो गलती हम लोग करते हैं, हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जीरो पावर फैक्टर लोड, जीरो अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर लोड है यूपीएफ यानी कि 1, पावर फैक्टर की वैल्यू अगर 1 है तो ऐसे केस में हमें लगता है कि वहां हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर मेरे देख सकते हो, निकाल के देख सकते हो, सिंपली वोल्टेज रेगुलेशन आपका पॉजिटिव आता है यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो इसीलिए मैंने वहां आपको पुरानी कंडीशन बताई थी मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कि स्लाइटली लीडिंग होना जरूरी है। और आपको याद होगा स्लाइटली लीडिंग मैंने जब निकाला था तो मैंने बताया था कितना आया था, आपको याद होगा स्लाइटली लीडिंग का मतलब था 0.9 समथिंग आया था, 0.9 के आगे, ठीक है। तो यानी कि 0.9 के आगे हम 0.9 ही ले लेते हैं। तो ऐसे केस में यानी कि 0.9 पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला हो गया, मान के चलते हैं ये हो गया 0.9। तो यहाँ पे तुम्हें जीरो पावर फैक्टर मिलेगा। तो ये वाला जो कर्व है ये टच करेगा यहाँ पे ऐसे 0.9 पे टच करेगा एंड देन ये जो है कर्व कुछ इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो खास बात क्या याद रखनी है इस कर्व को ड्रॉ करते समय, वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। तो ये जो पॉइंट हो गया, दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। दिस पॉइंट इज योर, इसको मैं थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूं, यहाँ से डाउन होगी इसकी वैल्यू, तो ये बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर माइनस का मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस इज, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ये क्या हो गया, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ये वाला पॉइंट तुम्हारा राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम, और इसमें मिनिमम, इसमें भी मैक्सिमम लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो खास बात क्या याद रखनी, यहाँ कर्व क्या चीज शो कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जब आप यूनिटी पावर फैक्टर पे पहुंचोगे यहाँ पे, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे तुम्हें पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। जब आप स्लाइटली लीडिंग जाओगे, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका स्लाइटली लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि स्लाइटली लीडिंग पावर फैक्टर पे जब तुम चले जाओगे तो ऐसे पॉइंट पे जाके आपको क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। स्लाइटली लीडिंग मतलब 0.95, 0.96, 0.98, क्लियर हो गया। इस रेंज में कहीं पे मिल सकता है। तो दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन कर्व। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाला है, और ये अगर आपने सही से समझ रखा होगा तो ये कर्व आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन कर्व इन टर्म्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। पावर फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन का अगर आप कर्व बनाओगे तो ये बनेगा। याद रखना, एक मैंने वोल्टेज रेगुलेशन कर्व आपको पीछे बताया था, तो मैं याद होगा मैंने ये चीज क्लियर करी थी, याद होगा इस तरीके का कर्व हमने बनाया था, ये कुछ इस तरीके से। ये वोल्टेज रेगुलेशन कर्व था, ये था तुम्हारा लोड IA एंड VPT के बीच में, क्लियर हो रहा है, E के बीच में वोल्टेज और करंट का कर्व था, एक्सटर्नल कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो था एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व थी आपकी, वोल्टेज और करंट के बीच का कर्व था। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपको बनाने को आता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो आप ये वाला कर्व बनाएंगे। अगर आता है पावर फैक्टर एंड वोल्टेज रेगुलेशन कर्व, तो आप ये वाला कर्व बनाएंगे। वैसे तो जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर कभी पूछा जाएगा तो आपको यही कर्व बनाना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर फैक्टर के बीच का ये कर्व। क्लियर हो गया यहाँ पे। लास्ट ओके, कुछ जरूरी बातें जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 2 पॉइंट और रह गए हैं जिसको मैं फटाक से आपको बता देता हूं और ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जो निकालते हैं वो EP माइनस का VPT होता है, और यहाँ पे जो EP माइनस VPT है ये आपका एरिथमेटिक डिफरेंस है। एरिथमेटिक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, एरिथमेटिक डिफरेंस होता है, नॉट वेक्टोरियल डिफरेंस, वेक्टोरियल और फेजर डिफरेंस, फेजर डिफरेंस बहुत ध्यान से बात समझने वाली है। यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे EP माइनस VPT, इनके बीच का जो डिफरेंस लेते हैं वोल्टेज P नो लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस लेते हैं, ये एरिथमेटिक डिफरेंस जस्ट रख के सेपरेट माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके का फेज एंगल इंक्लूड नहीं करते हैं, ये बहुत ध्यान से याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन में जो EP माइनस VPT है ये आपका एरिथमेटिक डिफरेंस है, फेजर नहीं इंक्लूड करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे।
यहाँ पे मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन का एक फील करा सकूँ, एक आपको कह सकते हैं कि थोड़ा डीप में ले जा सकूँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू वोल्टेज रेगुलेशन का समझा सकूँ। और यहाँ पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या बात नई सीखने को मिली आपको, आपने नई बात जो सीखी है आज के लेक्चर से, क्या चीज़ नया सीखा, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे जो भी उसको कमेंट को रीड करेगा उनको भी हेल्प होगी और मुझे भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है? आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।